हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जियोवेदा में स्वागत है। और जैसा कि आपने पिछले वीडियोज़ में देखा है कि अपन रीट का जो मेंस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो उसके मेंस के सिलेबस में एक लाइन दी हुई है कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की वायुमंडलीय परतें। अब बात ऐसी है कि पृथ्वी की वायुमंडलीय परतें पढ़ें उससे पहले क्या है कि अपन को ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बार बार जिक्र आएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट का। बट जब तक अपन को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तो वहाँ पर समझ नहीं आएगा कि जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें ऊंचाई के साथ तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विद एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्रभाव है वो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपने किसी बुक से पढ़ा हो, किसी वीडियो से पढ़ा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, बट आज जो है आप पूरा वीडियो देख के जाना। आपके जितने भी माइन्यूट डिटेल्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, इस वीडियो देखने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। जीवन में कभी भी ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्वेश्चन आएगा तो वो आपका कभी गलत नहीं जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो टॉपिक का नाम अपन ने बता ही दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब मन में सबसे पहले आता है कि व्हाट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव क्या होता है। तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ सबसे पहले, कि जैसे आप दिन में कार खड़ी किए, धूप में खड़ी कर दी है। अब लगभग 4 बजे का वक्त था, फिर आप 1 घंटे बाद में आए। तो जब 1 घंटे के बाद में आए आप, तो आपने देखा कि बाहर का टेम्परेचर तो थोड़ा डाउन हो गया, बट जब गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो अचानक से क्या निकलती, हीट निकलती है। तो उसमें क्या हुआ कि जो सनलाइट आई है वो गाड़ी के अंदर क्या हो गई है, ट्रैप हो गई है। तो ये भी किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ये सिंपल भाषा में था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यदि मैं सिंपल भाषा में डेफिनेशन के रूप में मैं बोलूं, तो आपको बता दे रहा हूं कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या होता है कि जो सूर्य से किरणें आती है, जो सन से जो लाइट आती है, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। और वो कैसे होती है, किन गैसेस के कारण होती है, तो उसके बारे में अपन एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन आप देख ही सकते हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस through which heat is trapped near the earth surface by the substances known as the ग्रीन हाउस गैसेज। तो बेसिकली ये जो पार्ट है मैंने बोल दिया आपको, हो सकता है ये बात समझ नहीं आई हो। तो अपन एक एक करके आगे बढ़ते हैं, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ आप पूरा वीडियो देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो डेफिनेशन है अपन वापस लौटेंगे इस पर, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, सिंपल सी भाषा में, कि सन से रेडिएशन आती है, ठीक है, विकिरण आती है। अब ये जो सनलाइट आ रही है बहुत सारी तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है उससे भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, और अर्थ पे पड़ के भी क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। बट होता क्या है कि यहाँ पर कि जो सनलाइट आ रही है, तो जब अर्थ पे गिरती है, अर्थ इस सनलाइट को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब धरती हो जाती है गर्म, और धरती रेडिएशन छोड़ती है, जो हमारी अर्थ है वो रेडिएशन छोड़ती है, विकिरण छोड़ती है। वो क्या छोड़ती है, अवरक्त तरंगे छोड़ती है। अब ये जो अवरक्त तरंगे है, ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है यहीं पर क्या हो जाती है, कैद हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में समझ लेते हैं। यदि ये बात भी समझ में नहीं आई है तो धीरे धीरे से अपन आगे बढ़ते हैं, और आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखो, आपने कभी नाम सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो जो सूर्य से क्या है, सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे आती है, जैसे गामा रेज, एक्स रे, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो वेव, सब कुछ आता है। बट यहाँ पर मैंने स्पेक्ट्रम लिखा है, यही टेक्निकलिटी है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम लिखा है कि जो वेवलेंथ है वो कितनी कितनी आती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो गामा रेज है, गामा रेज है, और गामा रेज से नियर इंफ्रारेड, गामा हो गया, एक्सरे हो गया, यूवी रेडिएशन हो गया, दृश्य तरंगे हो गई, और नियर इंफ्रारेड ये क्या होती है उसके बारे में देखेंगे अपन। तो ये वाली जो रेडिएशन है इसे तो क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शॉर्ट वेव बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लघु तरंगे बोलते हैं। और इसके जो बाद वाली रेडिएशन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्ग वेव बोलते हैं। तो ये वाले क्या होगी आपकी, लॉन्ग वेव होगी, लॉन्ग वेव। हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घ तरंगे बोलते हैं, दीर्घ तरंगे बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सर ये दीर्घ और लघु तरंगों का क्या मतलब है। तो बेसिकली ये क्या होता है, एक वेव की जो लेंथ होती है इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे तरंग धैर्घ्य, तरंग धैर्घ्य बोलते हैं। तो
जो सूर्य से जो रेडिएशन आ रही है उस स्पेक्ट्रम को दो भागों में बांट दिया जाता है, मोटा मोटा हिसाब है। दो भाग कौन कौन से, एक तो शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव। हिंदी में बोलते हैं दीर्घ तरंगे और क्या बोलते हैं, लघु तरंगे बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि जो गामा है, एक्सरे है, यूवी है, विजिबल है और इंफ्रारेड है, यहाँ तक तो क्या कहलाती है, आपकी शॉर्ट वेव कहलाती है। इसके बाद वाली क्या बोलते हैं अपन, लॉन्ग वेव बोलते हैं। सिंपल सी बात यह है कि 4000 नैनोमीटर से यदि कम की वेवलेंथ है तो वो सब किस में आएगी, आपकी ये आएगी शॉर्ट वेव में। ठीक है, किस में आएगी, शॉर्ट वेव। कहाँ तक, 4000 नैनोमीटर तक। इस 4000 के बाद में जो भी इससे बड़ी वेवलेंथ होगी वो किस में आएगी, लॉन्ग वेव में आएगी। ठीक, अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना है मेरी बातों को कि ये स्पेक्ट्रम आप देख रहे हो, तो पूरा जो स्पेक्ट्रम है इसके अंदर क्या है कि लगभग 99% जो रेडिएशन आ रही है किस फॉर्म में आ रही है, शॉर्ट वेव के फॉर्म में। किस वेव में, शॉर्ट वेव। भूल जाओ आप तो एस से ही सन और एस से ही क्या याद रखना, आप शॉर्ट वेव याद रख लेना। ठीक है, तो जो 99% जो रेडिएशन किस फॉर्म में आ रही है, शॉर्ट वेव में आ रही है, लघु तरंगों के रूप में आ रही है। बेसिकली क्या होता है कि जितनी ज़्यादा गर्म बॉडी होती है तो वो ज़्यादातर क्या है, छोटी तरंगदैर्घ्य छोड़ती है। ठीक है, तो जो सन है, सन से मैक्सिमम रेडिएशन किस फॉर्म में आ रही है, शॉर्ट वेव में आ रही है। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे कि अभी देखा अपन ने कि जो मैक्सिमम रेडिएशन आ रही है किस फॉर्म में आ रही है, शॉर्ट वेव में, लघु तरंगों के रूप में। अब ये जब लघु तरंगे धरती के सरफेस पे गिरती है, पृथ्वी के पृष्ठ पे गिरती है, तो इन तरंगों को हमारी अर्थ क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और धरती क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब सीधी सी बात है कि धरती सन के कंपेयर जितनी तो गर्म नहीं हो सकती, तो जितना गर्म बॉडी होता है उतनी छोटी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा परसेंटेज में छोड़ता है। सन का टेम्परेचर ज़्यादा था तो छोटी तरंगदैर्घ्य छोड़ा, तो मैक्सिमम जो वेवलेंथ है वो कौन सी हो गई थी, शॉर्ट वेव। पर जो अर्थ है वो इतनी तो गर्म है नहीं, तो सीधी सी बात है धरती कौन सी छोड़ती है, हमारी जो अर्थ है क्या छोड़ती है, लॉन्ग वेव छोड़ती है, और इसमें भी कौन सी छोड़ती है, इंफ्रारेड छोड़ती है, अवरक्त तरंगे छोड़ती है। ठीक है, और जो अवरक्त तरंगे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है कि जो अवरक्त तरंगे जब छोड़ेगी धरती गर्म होके, तो ये अवरक्त तरंगे क्या है कि इस एटमॉस्फेयर में जाएगी, तो ये एटमॉस्फेयर क्या कर लेता है कि कुछ तो बाहर निकल जाती है, सीधी सी बात है, बट कुछ जो पोर्शन है, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हो गई आपकी, सबसे पहले तो वाटर वेपर हो गई, वाटर वेपर, हिंदी में क्या बोलते हैं, जलवाष्प बोलते हैं, जल वाष्प। और फिर दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तीसरे पे मीथेन हो गई, CH4, फोर्थ पर क्या है, N2 नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं, हास्य गैस बोलते हैं। इसके अलावा जो अदर गैसेज हैं जैसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो गया, ओजोन हो गया, ये सब जो गैसें हैं वो भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये जो हमारी अर्थ से इंफ्रारेड निकली उसको क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसें बाहर निकलने नहीं देती। मतलब हुआ क्या कि जो शॉर्ट वेव आ रही है उसके लिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है लगभग ट्रांसपेरेंट है, लगभग क्या है, पारदर्शी है, मतलब उसको आने दे रहा है शॉर्ट वेव को। पर जब धरती पे गिर रही है तो धरती क्या हो जा रही है, गर्म हो जा रही है, हीटअप हो जा रही है, और धरती क्या छोड़ रही है, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड जो है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उनमें वाइब्रेशन होता है तो वो भी विकिरणें छोड़ती है, तो वो वापस से किधर भेज देती है, इधर भेज देती है, मतलब सभी डायरेक्शन में जाती है, पर कुछ पोर्शन कहाँ भेज देती है, धरती के पास में। तो यहीं पर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ गई। ठीक है, अभी वापिस से अपन यदि डेफिनेशन देखें तो देखो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस थ्रू विच हीट इज ट्रैप्ड नियर अर्थ सरफेस के पास बाय सब्सटेंसेस नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस। सीधी सी बात है कि जो सन है और ये क्या है, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो जो शॉर्ट वेव है वो तो आ जा रही है, पर धरती गर्म होकर क्या छोड़ रही है, लॉन्ग वेव, इंफ्रारेड, अवरक्त तरंगे। तो अवरक्त तरंगे क्या है, बाहर नहीं निकल पा रही। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये एक चीज़ तो आप ये याद रख लेना कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड ओजोन। अब किसी के मन में डाउट आ जाए कि सर हम तो नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुने थे, कभी वाटर वेपर के बारे में नहीं सुने। तो बात ऐसी है कि जो वाटर वेपर है नेचुरल प्रोसेस से ही बन रही है। कैसे कि हमारी अर्थ के कितने प्रतिशत भाग पर पानी है, 71% पार्ट पर पानी है, तो सनलाइट गिरेगी,
71% भाग पर वाटर वेपर बनेगी। तो इसको तो अपन रोक नहीं सकते, सीधी सी बात है। वाटर वेपर हल्की होती है, ऊपर जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, संघनित हो जाएगी, फिर से पानी गिर जाएगा, तो सर्कुलेशन में भी चलती रहती है और इसका वेरिएशन भी होता रहता है। तो इस पर अपन जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि इस जो वाटर वेपर बनने का जो प्रोसेस है वो नेचुरली बन रही है। हमारा भी योगदान है थोड़ा सा, बट उसकी बात अपन नहीं करेंगे। मेनली क्या है, नेचुरल प्रोसेस से बनती है। पर जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब गैसेज किसके द्वारा, हमारे द्वारा इमिट की जा रही है। सीधी सी बात है कि जैसे अपना ये जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, यदि इसको जलाओगे तो क्या निकलेगी, यही निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेज निकलेंगी। और क्या है, जो इंडस्ट्री है इनसे भी क्या निकलती है, ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है। तो जो वाटर वेपर है उस पर इसीलिए ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि वो सामान्यतः नेचुरल प्रोसेस से आती है। तो इस वजह से हम ध्यान किस पे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और इन सब बाकी गैसेस पे देते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यदि ऐसे बात समझ में नहीं आई है तो सीधा से हिसाब समझ लो कि जैसे सपोज करो कि आप रूम पर रेंट से रहते हो और घर वाले बोल रहे हैं कि थोड़ा पैसा कम खर्च किया कर, मान लो कि 12,000 रुपये ले रहे हो आप, तो आप बोल रहे हो कि घर वालों से कि पापा की 5,000 तो रूम का रेंट, 3,000 जो है आपका जो खाने का है, फूड का है, 8 हो गया, फिर आने जाने का जो खर्चा रहता है वो भी 1,000 हो गया, 9,000 हो गया, अब बच के 3,000। अब कॉपी किताब का जो खर्चा है वो क्या है, वो भी 1,000 का है। अब 2,000 क्या है कि आपकी फिजूल खर्ची, इधर उधर घूम आ जाते हो, पार्टी कर लेते हो। तो कट किसको कर सकते हो आप, जो 2,000 फिजूल खर्ची उसी को कट कर सकते हो। वो 5,000 3,000 उनको तो कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसेंशियल है। तो सेम चीज़ है कि हम इसको रोक नहीं सकते वाटर वेपर को, इस वजह से हम उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा जो मेन योगदान है किस पर है, इन सभी गैसेज पर है, ठीक। अब इससे एक और क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको पता होगा कि हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके कितने प्रतिशत भाग पर नाइट्रोजन है, 78% पार्ट पर। कितना, 78। और ऑक्सीजन कितने पर है, 20.9 पर है, पर 21% अपन याद रख सकते हैं। तो आप सोचो लगभग 99% ये कौन सी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड पे क्या आती है आपकी, आर्गन आती है 0.9%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। एक सेकेंड, तो 0.03% है। तो एग्जामिनर क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो सामान्यतः वो क्या ऑप्शन देता है, या तो नाइट्रोजन देता है या ऑक्सीजन देता है। अब आप सोचो कि अर्थ के 0.03% पार्ट पर ही कार्बन डाइऑक्साइड है, तब जाके इतना सारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यदि 78% वाली और 21% वाली गैसेज यदि ग्रीन हाउस गैसेज होती तो हम आग का गोला हो जाते, फट जाते, अब तक तो जीवन विद्यमान नहीं हो पाता। तो ये बातें समझ में आ गई, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब देखो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, यहाँ पर जैसे ये तो अपन ने देख ही लिया, वेवलेंथ के बारे में देख लिया। अब ये हाउ इट वर्क्स, तो वो अपन ने बता ही दिया कि सन से एनर्जी आती है, अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अर्थ क्या करती है, रिलीज करती है, और जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसको क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर और अदर गैसेज अपन ने देख ली। हिंदी में ट्रांसलेशन दिया हुआ है, यदि है ना, आराम से देख लेना। और ये जो स्लाइड्स है आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हो इसको। अब इसके इम्पैक्ट क्या है, या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से हैं कि ग्रीन हाउस इम्पैक्ट हो रहा है। तो एक तो गैसेज है, तो गैसेज के बारे में अपन ने देख लिया। लैंड यूज चेंज, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को कटाई कर रहे हैं। अब पेड़ों को कटाई करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो क्या होगी, बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। अर्बनाइजेशन है, उसके कारण भी वैसा हो रहा है कि आप शहरीकरण करोगे तो पेड़ों की कटाई तो करोगे, तो उससे भी क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। और पॉपुलेशन ग्रोथ, भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो वही सेम बात है, इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन भी बढ़ेगा, शहरीकरण भी बढ़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। इसके अलावा बता ही दिया मैंने, औद्योगिकरण और वाटर वेपर के बारे में भी अपन ने देख लिया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है इसके प्रभाव क्या क्या है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। तो आपने सुना होगा कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके कारण हमारी धरती क्या हो रही है, गर्म हो रही है। अभी देखा कि अर्थ से जो रेडिएशन जा रही है उसको क्या कर ले रहे हैं, ट्रैप कर ले रही है, कैद कर ले रही है, तो वो बाहर नहीं निकल पा रही, तो टेम्परेचर लगातार क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो यदि टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, ग्लोबली हम वार्म हो रहे हैं, संपूर्ण धरती क्या हो रही है, गर्म हो रही है, तो टेम्परेचर राइज करेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी।
यदि ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा कि जो हमारी अर्थ पर जो पोलर रीजन है, जो हमारे जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जो पोलर रीजन है, यहाँ की जो बर्फ है, ग्लेशियर्स हैं, वो क्या करेंगी, पिघलेंगी, मेल्ट होंगी। अब पिघल के कहाँ आएंगी, समुद्र में। तो समुद्र में आएगी तो समुद्र का लेवल क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा, तो बहुत सारे जो आइलैंड है, बहुत सारे जो द्वीप है, वो क्या हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, पानी के अंदर डूब जाएंगे। ये वाली बात है। दूसरा क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, जलवायु परिवर्तन होगा। अब जलवायु परिवर्तन में क्या आएगी, हीट वेव्स आएंगी बहुत ज़्यादा, मतलब जिन इलाकों में बहुत कम बारिश होती थी वहाँ ज़्यादा होने लग गई, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ पर कम बारिश होने लग गई, नए नए प्रकार की डिजीजेज वहाँ पर आ जाएंगी। और क्या इम्पेक्ट हो सकता है, जो हमारा ओशियन है उसका एसिडिफिकेशन हो सकता है, उसका अम्लीकरण हो सकता है, जो समुद्र है उसका अम्लीकरण हो सकता है। कैसे, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी हमारे वायुमंडल में, तो जो समुद्र है, जो 71% पार्ट पर पानी है, तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। वो एब्जॉर्ब करेगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा, उसके कारण जो पीएच की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, वो अम्लीय प्रकृति में चले जाएगा। यदि एसिडिफिकेशन होगा तो जो जलीय जीव हैं, जो एक्वेटिक एनिमल है, उन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इससे हमारी जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला, वो भी क्या होगी, प्रभावित होगी। तो ये सब चीज़ें अपन ने देख ली कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। कभी आपने सोचा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है? क्योंकि हम तो सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ग्लेशियर पिघलेंगी, समुद्र तल बढ़ेगा, बहुत सारे आइलैंड सबमर्ज हो जाएंगे, ये सब तो बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट आपने कभी सोचा है कि इसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है? आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यदि ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन विद्यमान नहीं होता। क्योंकि सीधा सा हिसाब ऐसा है कि जैसे यहाँ पर सन है और यहाँ पर क्या है, अर्थ है, तो ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, यदि ये नहीं होता तो ये सनलाइट सीधी गिरती, और क्या है, जब दिन होता तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता, रात होती तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती, ठंडी हो जाती। ये क्या करती है कि हीट को ट्रैप कर लेती है, तो रातें इतनी ठंडी नहीं हो पाती, जिससे जीवन विद्यमान है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, जब हमारी अर्थ बन रही थी, जब एटमॉस्फेयर नहीं था, तो अर्थ पर विदाउट विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट जो टेम्परेचर था, जो तापमान था, वो कितना था, -18 डिग्री सेल्सियस। कितना था, -18 डिग्री सेल्सियस। क्या आप -18 डिग्री सेल्सियस में सस्टेन कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते, कोई जीव विद्यमान नहीं हो पाता। बट क्या हुआ, अर्थ पे ज्वालामुखी फटे, फिर क्या हुआ, उस ज्वालामुखियों में से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, तो हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हुआ। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो सन से रेडिएशन आ रही है, वो आती गई, धरती जो इंफ्रारेड है, अवरक्त तरंगें छोड़ती गई, रुकती गई, आती गई, रुकती गई, आती गई, रुकती गई, आती गई, रुकती गई। इसके कारण आज जो है अर्थ का प्रेजेंट में जो एवरेज टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है आफ्टर ग्रीन हाउस इम्पैक्ट, कितना है, +15 डिग्री सेल्सियस। तो आज आपसे पूछ ले कि पूरी पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। यदि धरती पर ग्रीन हाउस इम्पैक्ट नहीं होता तो जीवन विद्यमान नहीं होता। इसके अलावा क्या है कि जो ठंडे इलाके हैं, जो अर्थ है, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र के आसपास वाले इलाके हैं, यहाँ का तापमान क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो वहाँ पर फसलें उगाने में थोड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि जो क्रॉप है, जो बीज है, उसको उगाने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, एक लिमिट का ही टेम्परेचर चाहिए। बहुत ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या है, जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर तापमान कम है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण धीरे धीरे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जो फसलें हैं वो भी क्या हो रही है, वहाँ पर उगाई जा रही है। और क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह कार्य करता है, ये प्राकृतिक उर्वरक की तरह कार्य करता है, जिससे प्रोडक्शन में भी थोड़ी वृद्धि हो सकती है। तो ये सब क्या है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो अपन ने नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख लिए और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देख लिए। अब बाकी तो ये देख ही लिए अपन ने कि बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के जीवन विद्यमान नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक, एक सेकेंड, ठीक है। तो आपने पूरा वीडियो यदि देखा होगा तो आपको एक एक चीज़ समझ में आई होगी। फिर भी यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना। और देखो, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बेल आइकन दबा देना, और
जितना पॉसिबल हो अपने दोस्तों तक पहुंचाना, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर जो कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा है, फ्री में आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है। तो सीधी सी बात है कि आपकी भी थोड़ी नैतिक जिम्मेदारी होती है टीचर का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल बना रहे और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सामने लाई जाए। बाकी ये जो स्लाइड्स हैं आपको मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके जो बाद वाला जो वीडियो आएगा वो आएगा एटमॉस्फेरिक लेयर्स ऑफ द अर्थ। मैंने पहले भी बोला था कि दिसंबर से पहले मैं आपको जो रीट का मेंस है वो डिटेल्ड में करवा दूंगा। बस आज के लिए इतना ही था। आपने इतना देर वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।